आपने शायद हेडलाइंस में पढ़ा होगा या कहीं से सुना होगा कि नासा की वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर एक आग की दीवार यानी वॉल ऑफ फायर को क्रॉस किया है। ये सुनने में काफी एपिक लगता है, एक आग की दीवार। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या हमारा सोलर सिस्टम सच में एक आग के गोले से घिरा हुआ है? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम वॉयेजर प्रोब्स के इस अद्भुत सफर की असलियत जानेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर एक्चुअली क्या देखा और क्या अनुभव किया। वॉयेजर, एक अद्भुत सफर और उसकी शानदार खोजें। दोस्तों, इससे पहले कि हम आग की दीवार की गुत्थी सुलझाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। ये कोई आम मशीन नहीं, ये इंसानियत के सबसे बड़े एक्सप्लोरर में से एक हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इस लेजेंडरी मिशन का और उसकी कुछ ऐसी डिस्कवरीज का जिन्होंने स्पेस साइंस की किताबें ही बदल दी। सबसे पहले ये मिशन शुरू हुआ 1977 में। सोचो वो जमाना जब CRT टीवी होते थे और कंप्यूटर्स कमरे जितने बड़े होते थे। 1977 में नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ 20 अगस्त को और उसके कुछ हफ्तों बाद 5 सितंबर को लॉन्च हुआ वॉयेजर 1। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च हुआ। वेल, इसका रीजन था ट्रेजेक्ट्री। वॉयेजर 1 को एक तेज और छोटे रास्ते पर भेजा गया था, इसीलिए उसने वॉयेजर 2 को जुपिटर के पास ही ओवरटेक कर लिया। इनका मिशन पॉसिबल हो पाया एक बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर खगोलीय घटना से, एक ऐसी प्लैनेटरी अलाइनमेंट जो हर 176 साल में सिर्फ एक बार होती है। इस अलाइनमेंट में हमारे सोलर सिस्टम के सारे आउटर जाइंट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ही तरफ आ गए थे। इसने नासा के साइंटिस्ट को ग्रेविटी असिस्ट या स्लिंगशॉट मैन्यूवर यूज करने का मौका दिया। ग्रेविटी असिस्ट को आसान भाषा में समझो, जैसे आप एक गुलेल से पत्थर को तेजी से फेंकते हो, वैसे ही इन स्पेसक्राफ्ट ने हर प्लेनेट की ग्रेविटी को एक गुलेल की तरह इस्तेमाल किया। वो एक प्लेनेट के पास जाते, उसकी ग्रेविटी से उसकी ऑर्बिटल एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा चुरा लेते और बिना कोई फ्यूल खर्च किए डबल ट्रिपल स्पीड से अगले प्लेनेट की तरफ निकल जाते। इस ग्रैंड टूर के कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम 10 साल के मिशन में वो सब देख पाए, जिसके लिए शायद 30 से 40 साल लग जाते। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपके होश उड़ जाएंगे। हर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का कंप्यूटर आज के स्मार्टफोन के सामने खिलौना लगेगा। उनमें सिर्फ 69 किलोबाइट्स की मेमोरी थी। सही सुना आपने, किलोबाइट्स। आज आपके फोन में एक छोटी सी फोटो भी इससे कई गुना बड़ी होती है। उस 70s की टेक्नोलॉजी के साथ ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स आज 45 साल बाद भी काम कर रही हैं। Isn't that absolutely mind blowing? बिग डिस्कवरीज ऑफ वॉयेजर। वॉयेजर का प्राइमरी मिशन जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना था, लेकिन उन्होंने जो हमें डाटा भेजा उसने हमारे सोलर सिस्टम की पूरी तस्वीर ही बदल दी। चलो एक एक करके उनके कमाल देखते हैं। जब वॉयेजर 1 और 2 1979 में जुपिटर के पास पहुंचे तो उन्होंने हमें इस गैस जाइंट की ऐसी तस्वीरें भेजी जो पहले हमने कभी नहीं देखी। वोल्केनोज ऑन आयो, ये शायद वॉयेजर की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उससे पहले हम सोचते थे कि एक्टिव वोल्केनो सिर्फ धरती पर हैं, लेकिन वॉयेजर ने जुपिटर के चांद आयो पर 8 एक्टिव वोल्केनोज को आग उगलते हुए देखा। एक पूरा चांद जो जिंदा था, जिसके अंदर से लावा निकल रहा था। ये एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी। इसने साबित किया कि प्लेनेट के चांद भी जियोलॉजिकली एक्टिव हो सकते हैं। रिंग्स ऑफ जुपिटर। सबको लगता था कि रिंग सिर्फ सैटर्न के पास हैं, लेकिन वॉयेजर 1 ने जुपिटर के आसपास एक पतला धूल से बना हुआ रिंग सिस्टम खोज निकाला। ये इतना हल्का था कि धरती से दिखता ही नहीं था। यूरोपास ओशियन। वॉयेजर ने जुपिटर के एक और चांद यूरोपा की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में यूरोपा की बर्फीली सतह पर अजीब क्रैक्स और लाइंस दिखी। इन्हें देखकर साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इस बर्फ की मोटी परत के नीचे एक बहुत बड़ा नमकीन पानी का समुद्र हो सकता है। एक ऐसा समुद्र जिसमें शायद जीवन भी पनप सकता है। और आज यूरोपा लाइफ की खोज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से एक माना जाता है और इसकी नींव वॉयेजर ने रखी थी।
जुपिटर के बाद दोनों वॉयजर्स प्रोब सैटर्न के पास पहुंचे और यहाँ भी उन्होंने कमाल कर दिया। हम धरती से सैटर्न के रिंग्स को एक सॉलिड बैंड की तरह देखते हैं, लेकिन वॉयजर ने दिखाया कि ये रिंग्स असल में हजारों पतले पतले रिंगलेट से बने हैं, जैसे किसी रिकॉर्ड के ग्रूव्स हों। उन्होंने रिंग्स के अंदर अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स भी देखे, जैसे स्पोक्स और ब्रेडेड रिंग्स। ये सब कैसे बने, ये आज भी एक मिस्ट्री है। द मिस्ट्री ऑफ टाइटन। वॉयजर 1 ने सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन का एक क्लोज फ्लाई बाय किया। यहाँ उसने एक ऐसी चीज खोजी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टाइटन का एक बहुत ही घना नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है, जो हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा डेंस है। इसकी वजह से टाइटन की सतह एक धुंध में छिपी हुई थी। टाइटन की स्टडी करने के लिए वॉयजर 1 को अपना रास्ता बदलना पड़ा और इसी की वजह से वो सोलर सिस्टम के प्लेन से ऊपर की तरफ निकल गया। वो यूरेनस और नेपच्यून की तरफ नहीं जा पाया। वॉयजर ने सैटर्न के नए छोटे छोटे चांद भी खोजे, जैसे पेन, एटलस, प्रोमीथियस और पेंडोरा। फ्लाई बाय ऑफ यूरेनस। वॉयजर 1 तो टाइटन के बाद इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ निकल गया, लेकिन वॉयजर 2 का ग्रैंड टूर जारी रहा। 1986 में वो यूरेनस के पास पहुंचा। ये इंसानियत की इस गैस जाइंट से पहली मुलाकात थी। द साइडवेज प्लैनेट। वॉयजर 2 ने कंफर्म किया कि यूरेनस अपनी एक्सिस पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो सूरज के चक्कर सीधा घूमते हुए नहीं, बल्कि एक तरफ लेटकर लुढ़कते हुए लगाता है। सोचो, वहाँ गर्मियों में 42 साल तक दिन रहता है और सर्दियों में 42 साल तक अंधेरी रात। अजीब मैग्नेटिक फील्ड। इसने खोजा कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी अजीब है। ये प्लेनेट के सेंटर से नहीं निकलती और उसकी रोटेशन एक्सिस से लगभग 60 डिग्री टिल्टेड है। फ्रैंकेनस्टीन मून। वॉयजर 2 ने यूरेनस के 11 नए चांद और 2 नए रिंग्स खोजे। इसमें से एक चांद था मिरांडा। मिरांडा की सतह ऐसी दिखती है जैसे उसे तोड़कर टुकड़ों में जोड़ दिया गया हो। उस पर बड़ी बड़ी घाटियां, क्लिफ्स और अलग अलग तरह के टेरेन्स एक साथ हैं। साइंटिस्ट इसे फ्रैंकेनस्टीन मून भी कहते हैं। अपने ग्रैंड टूर के आखिरी पड़ाव में वॉयजर 2 1989 में नेपच्यून पहुंचा। ये हमारा आखिरी अनजान ग्रह था। द ग्रेट डार्क स्पॉट। जैसा जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है, वॉयजर 2 ने नेपच्यून पर एक वैसा ही विशाल तूफान देखा, जिसे द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया। वॉयजर 2 ने नेपच्यून पर सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाई रिकॉर्ड की। इनकी स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। ये साउंड की स्पीड से भी तेज है। आइस वोल्केनोज ऑन ट्राइटन। नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन पर वॉयजर 2 ने एक और हैरान करने वाली चीज देखी। क्रायो वोल्केनोज, यानी बर्फ के ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी लावा नहीं, बल्कि लिक्विड नाइट्रोजन, मीथेन और धूल के मिक्सचर को बर्फ के गीजर्स की तरह अंतरिक्ष में फेंक रहे थे। ये एक और सबूत था कि सोलर सिस्टम के दूर दराज ठंडे इलाके भी कितने एक्टिव और जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी वॉयजर की शुरुआती कहानी। एक मिशन जिसने हमारे सोलर सिस्टम के हर बड़े ग्रह के बारे में हमारी सोच को बदल दिया। इसी मिशन ने हमें बताया कि हमारा सोलर सिस्टम कितना जिंदा, डाइवर्स और हैरान करने वाला है। और जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने इतनी शानदार खोजें कर ली, तब उनका सफर खत्म नहीं हुआ। उनका असली लंबा सफर तो अभी शुरू हुआ था, सोलर सिस्टम के पार और तारों के बीच। अब आप समझ गए होंगे कि जब वॉयजर से डाटा आता है तो दुनिया उसे इतना सीरियसली क्यों लेती है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उनके इस लंबे सफर के अगले पड़ाव पर और उस आग की दीवार के रहस्य के पार। हीलियोस्फीयर, हमारे सोलर सिस्टम का एक प्रोटेक्टिव बबल। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन करो कि हमारा सूरज लगातार चार्ज पार्टिकल्स, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक स्ट्रीम हर दिशा में भेज रहा है। इस स्ट्रीम को हम सोलर विंड कहते हैं। ये हवा सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है और इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी तारों के बीच की खाली जगह में एक विशाल गुब्बारा बना लेती है। ये बबल ही हीलियोस्फीयर है। ये हीलियोस्फीयर हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। ये हमारे सोलर नेबरहुड के बाहर से आने वाले हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज में से ज्यादातर को डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उनका रास्ता मोड़ देता है। अगर ये शील्ड ना होती
तो धरती पर लाइफ शायद पॉसिबल ही ना हो पाती। इस बबल की जो बाउंड्री है, जहाँ सूरज के सोलर विंड का आउटर प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता कि वो इंटरस्टेलर स्पेस के प्रेशर को पीछे धकेल सके, उस बाउंड्री को हम हीलियोपॉज कहते हैं। और दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ चीजें सुपर इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जैसे जैसे सोलर विंड सूरज से दूर जाती है, वो इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच मौजूद हल्की फुल्की धूल, गैस और रेडिएशन से टकराकर धीमी होने लगती है। वो पॉइंट जहाँ सोलर विंड की स्पीड सुपरसोनिक से सबसोनिक हो जाती है, उस जगह को टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। वॉयेजर 1 ने दिसंबर 2004 में इस टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस किया था। उस वक्त वो सूरज से लगभग 94 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर था। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती और सूरज के बीच की एवरेज दूरी होती है। वॉयेजर 2 ने इस बाउंड्री को अगस्त 2007 में क्रॉस किया, लगभग 84 AU की दूरी पर। इस दूरी में ये फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा हीलियोस्फीयर परफेक्ट गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा पिचका हुआ सा है। टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस करना कोई आग वाला इवेंट नहीं था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना थी। स्पेसक्राफ्ट ने सोलर विंड की स्पीड में अचानक से एक कमी और उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी महसूस की। टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस करने के बाद दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे रीजन में एंटर हुए जिसे हीलियोशीथ कहते हैं। ये टर्मिनेशन शॉक और हीलियोपॉज के बीच का एक बहुत बड़ा टर्बुलेंट यानी उथल पुथल वाला इलाका है। यहाँ पर सोलर विंड धीमी हो चुकी है, गर्म हो चुकी है और वो अब आमने सामने इंटरस्टेलर मीडियम से इंटरेक्ट करती है। हीलियोशीथ को आप हीलियोस्फीयर के बबल की बाहरी परत यानी आउटर लेयर समझ सकते हो, एक तरह का बफर जोन। इस रीजन में सूरज से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्रेस हो जाती है और आपस में उलझ जाती है। वॉयेजर 1 और 2 ने कई साल इस हीलियोशीथ को पार करने में लगाए और इस अनदेखे अनजान हिस्से से हमें बेहद कीमती डाटा भेजा। हीलियोपॉज, इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश और आखिरकार हीलियोशीथ के पार है। हीलियोपॉज हमारे सोलर सिस्टम के सीधे प्रभाव की असली सीमा। ये वो पॉइंट है जहाँ सूरज की सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेंट फोर्सेस नहीं रह जाती। यहाँ से आगे सारी कंडीशंस इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच की दुनिया तय करती है। वॉयेजर 1 ने अगस्त 2012 में इस हीलियोपॉज को क्रॉस किया और इसके साथ ही वो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाला इंसान द्वारा बनाया गया पहला ऑब्जेक्ट बन गया। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। साइंटिस्ट ने देखा कि सूरज से आने वाले गर्म चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी में एकदम से भारी गिरावट आ गई और इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली ठंडी आयोनाइज्ड गैस की डेंसिटी अचानक बढ़ गई। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और शक्ति में भी बदलाव देखा। इसके बाद दिसंबर 2018 में वॉयेजर 2 ने हीलियोपॉज को क्रॉस किया, एक थोड़ी अलग लोकेशन से और थोड़ी अलग कंडीशंस में। इससे हमें इस सीमा के बारे में और भी ज्यादा डाइवर्स और वैल्यूएबल डाटा मिला। दोस्तों, लेकिन ये आग की दीवार वाली बात आई कहां से? चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये वॉल ऑफ फायर या आग की दीवार, ये टर्म कहां से पैदा हुआ? ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजे गए डाटा के इंटरप्रिटेशन से हुई। जब वो हीलियोपॉज के पास पहुंच रहे थे, एक अहम ऑब्जर्वेशन थी इस रीजन में एनर्जेटिक पार्टिकल्स का डिटेक्शन। ये हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो अलग अलग एस्ट्रोफिजिकल एनवायरनमेंट्स में एक्सेलरेट हो सकते हैं। हीलियोपॉज के पास साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल्स की इंटेंसिटी में एक तेजी देखी। दोनों तरह के पार्टिकल्स, जो हीलियोस्फीयर के अंदर से आ रहे थे और जो इंटरस्टेलर स्पेस से आ रहे थे। कुछ लोगों ने इस एनर्जेटिक पार्टिकल्स में हुई बढ़ोतरी को एक पोटेंशियल फायरवॉल या एक इंटेंस एक्टिविटी वाले रीजन से जोड़ दिया। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में क्या हो रहा है। ये कोई आग से बनी हुई फिजिकल दीवार नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जल रही हो, बल्कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ सोलर विंड सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और इंटरस्टेलर मीडियम के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन हो रही हैं। इन्हीं इंटरसेक्शन की वजह से ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो रही हैं और एक जगह कंसंट्रेट हो रही हैं। वॉयेजर ने असल में क्या अनुभव किया? जब वॉयेजर 1 और 2 ने हीलियोपॉज को क्रॉस किया तो उनका सामना किसी अचानक आग की दीवार से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के प्लाज्मा एनवायरनमेंट में
धीरे धीरे बदलाव रिकॉर्ड किए। चलिए देखते हैं कुछ मुख्य ऑब्जर्वेशंस को। सोलर विंड पार्टिकल्स में भारी गिरावट। सूरज से आने वाले गर्म चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी और स्पीड एकदम से नीचे गिर गई, जैसे किसी ने टैप बंद कर दिया हो। इंटरस्टेलर प्लाज्मा डेंसिटी में बढ़ोतरी। इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली ठंडी आयोनाइज्ड गैस की डेंसिटी काफी बढ़ गई। ये इस बात का साफ संकेत था कि स्पेसक्राफ्ट अब नए एनवायरनमेंट में है। मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और ताकत बदल गई, जो अब इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव को दिखा रही थी। एनर्जेटिक पार्टिकल्स का डिटेक्शन। जैसे कि हमने पहले बात की, हीलियोपॉस के आसपास एनर्जेटिक पार्टिकल्स की इंटेंसिटी बढ़ गई। इसका कारण शायद बाउंड्री पर होने वाला पार्टिकल एक्सेलरेशन या उसके ठीक अंदर टर्बुलेंट हीलियो शीट में पार्टिकल्स का फंस जाना हो सकता है। ये सारी ऑब्जर्वेशन हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल मेल खाती हैं कि हीलियोस्फीयर इंटरस्टेलर मीडियम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ऐसी कोई भी आग की दीवार का सबूत नहीं है जो स्पेसक्राफ्ट को नष्ट कर दे या उसे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए। याद रखिए, ये प्रोब्स दशकों से सफर कर रही हैं और बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी ये बेहद सेंसिटिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक असली आग की दीवार का इन पर कहीं ज्यादा ड्रामेटिक असर होता। हीलियोस्फीयर के पार वॉयेजर के सफर का महत्व। भले ही वहाँ कोई आग की दीवार ना मिली हो, लेकिन ये सच्चाई कि वॉयेजर 1 और 2 अब इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे यूनिवर्स की समझ के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वो हमें लोकल इंटरस्टेलर मीडियम, यानी वो एनवायरनमेंट जिसके बीच से हमारा पूरा सोलर सिस्टम गुजर रहा है, इसकी पहली बार डायरेक्ट मेजरमेंट दे रहे हैं। वॉयेजर का डाटा हमें कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर रहा है, जैसे इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा है, हमारा हीलियोस्फीयर इंटरस्टेलर मीडियम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, लोकल इंटरस्टेलर प्लाज्मा की कंपोजिशन और उसकी डेंसिटी क्या है, कॉस्मिक रेज इंटरस्टेलर मीडियम में कैसे एक्सेलरेट होते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। वॉयेजर से मिल रहा डाटा लगातार हमारे थ्योरेटिकल मॉडल्स को चैलेंज कर रहा है और साथ ही साथ हमें हैरान कर रहा है। साइंटिस्ट ने हीलियोपॉस के ठीक बराबर मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जेटिक पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ये हमें दिखाता है कि हमारे सोलर सिस्टम की सीमा कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक रीजन है। तो फिर वॉल ऑफ फायर वाली कहानी इतनी फैली क्यों? ये ज्यादातर मीडिया आउटलेट्स द्वारा साइंटिफिक फाइंडिंग्स को गलत तरीके से पेश करने या सनसनी फैलाने का मामला लगता है। हीलियोपॉस के पास एनर्जेटिक पार्टिकल एक्टिविटी में हुई बढ़ोतरी एक बाउंड्री क्रॉस करने की आइडिया को मिलाकर शायद मीडिया ने इसे एक ज्यादा ड्रामेटिक फायरवॉल का कॉन्सेप्ट बना दिया। इसलिए दोस्तों, जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें तो हमेशा क्रेडिबल साइंस सोर्सेज पर भरोसा करना जरूरी है। कैची हेडलाइन शायद आपका ध्यान खींच सकती है, लेकिन उनमें अक्सर साइंटिफिक रिपोर्टिंग की गहराई और सत्यता की कमी होती है। वॉयेजर का भविष्य। भले ही ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अब इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, पर धरती से बेहद दूर वो अभी भी हमें डाटा भेज रही हैं। उनके आरटीजीज यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो उन्हें पावर देते हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं और एक दिन उनके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने और इवन धरती पर सिग्नल भेजने के लिए भी पर्याप्त पावर नहीं बचेगी। लेकिन जब वो शांत हो जाएंगे तब भी उनका सफर जारी रहेगा। वो इंटरस्टेलर स्पेस में बहते रहेंगे, अपने साथ धरती से भेजे गए गोल्डन रिकॉर्ड्स को लेकर। इन रिकॉर्ड्स में धरती की आवाजें और तस्वीरें हैं, एक मैसेज इन अ बॉटल, भविष्य के किसी भी इंटरस्टेलर यात्री के लिए जो शायद उनसे टकरा जाए। उनकी विरासत पहले से ही विशाल है। उन्होंने आउटर सोलर सिस्टम की हमारी समझ में क्रांति लाई है और अब वो हमें उसके पार की विशालता की पहली झलक दे रहे हैं। कंक्लूजन, आग नहीं, बस एक नई सरहद। तो दोस्तों, सारी कहानी का सफर ये है कि नहीं, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने किसी असली आग की दीवार को क्रॉस नहीं किया है। हीलियोपॉस पर उनका सामना एक जटिल और डायनेमिक बाउंड्री से हुआ, जहां सूरज का प्रभाव खत्म होता है और इंटरस्टेलर मीडियम शुरू होता है। उस रीजन में देखे गए एनर्जेटिक पार्टिकल्स की बढ़ोतरी, अलग अलग प्लाज्मा एनवायरनमेंट्स के इंटरेक्शन से पैदा होने वाली
एक दिलचस्प घटना है, ना कि कोई चलने वाली दीवार। वॉयेजर प्रोब्स का ये सफर इंसानी जिज्ञासा और ज्ञान के लिए हमारी निरंतर खोज का प्रतीक है। उन्होंने एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को वहां तक धकेल दिया जहां पहले कभी कोई नहीं गया, और उनका डाटा हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में अनमोल जानकारी देता है। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इसे एक थम्स अप दीजिए, और स्पेस और साइंस के ऐसे ही एक्साइटिंग एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वो नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस ना करें। वॉयेजर के इस शानदार सफर पर आपके क्या विचार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक कीप लुकिंग अप। आई विल सी यू in the next one.